Good morning, the students of class 10. Previous to this lecture, I have posted three series of the chapter chemical reactions and chemical equations. इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किया यूट्यूब पे। चौथा वीडियो हमारा क्लास 10 का चैप्टर 1 का, और हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस की। तो आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जब हमें एक रिएक्शन स्टेटमेंट दिया हुआ हो, पिछले क्लास में मैंने रिएक्शन स्टेटमेंट के बारे में बताया है, तो अगर रिएक्शन स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, एक रिएक्शन स्टेटमेंट 1 है। इसमें है कि व्हेन जिंक डस्ट और पाउडर इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। थोड़ा सा इस रिएक्शन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि जब हम जिंक के पाउडर को एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय घोल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कर लेते हैं, उसमें डालते हैं, तो हम डाल रहे हैं जिंक डस्ट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों हो गया रिएक्टेंट, ये R1 हो गया रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट हो गया R2। नाउ प्रोडक्ट जो बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रोडक्ट जैसे यहाँ जब हम डाल रहे हैं तो रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, यानी बन क्या रहा है, पहला प्रोडक्ट बन रहा है जिंक सल्फेट। लेकिन इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर भी निकल रहा है। तो ये प्रोडक्ट 2 हो गया, ये P2 हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट 2। सो इससे इस रिएक्शन स्टेटमेंट को पहला स्टेप में हम वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। So when we convert this statement into word equation, so word equation में left side हम reactant का English name लिखते हैं। तो first reactant है zinc, so here I have written zinc. Second reactant is sulfuric acid, so here I have written sulfuric acid. This is reactant 1, this is reactant 2. And the arrow is put after the completion of reactant. जब reactants का नाम पूरा लिख लेते हैं तो उसके बाद arrow देते हैं, और arrow का डायरेक्शन reactant से प्रोडक्ट की ओर होता है, यानी कि arrow दाएं साइड होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा। Now coming to the products, first product form is zinc sulfate, so here zinc sulfate name is written, and hydrogen gas is another product, so hydrogen gas is written. After writing the word equation, the next step is to write स्केलेटल और अनबैलेंस्ड, स्केलेटल यानी कंकालीय, अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सूत्र या संकेतों का उपयोग करते हैं। जिंक एक मेटल है, ये धातु है या एलिमेंट है, तत्व है, तो तत्व का हम संकेत भी लिखते हैं और सूत्र भी लिखते हैं। लेकिन हमने कहा था कि अगर संकेत और सूत्र यानी सिंबल और फार्मूला अगर सेम हो तो कोई बात नहीं, अलग अलग हो तो हम फार्मूला को प्रेफर करेंगे। जिंक का संकेत भी Zn है और फार्मूला भी Zn है, तो कोई दिक्कत नहीं है, Zn हमने लिखा। अब सल्फ्यूरिक एसिड तत्व नहीं है, एक यौगिक है, और यौगिकों का सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है H2SO4। सो ये जिंक का फार्मूला हो गया, ये हो गया H2SO4 का फार्मूला। सो इन दोनों का फार्मूला लिखने के बाद मैंने एरो उसका चिन्ह दिया। इसके बाद जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन एलिमेंट है, तत्व है, तो इसका सूत्र होता है H2 और संकेत होता है H, तो हम प्रेफर करेंगे सूत्र यानी H2। सो इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन या अनबैलेंस्ड फॉर्म लिखा। इसके बाद हम रिक्वायर्ड आवश्यकता अनुसार बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग की प्रक्रिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक रिएक्शन स्टेटमेंट के द्वारा हमने आपको समझाया कि कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं। आपको समस्या आ रही है कभी सूत्र देखने में और सूत्र में लिखने में दिक्कत होती है कभी कभी। जिन्होंने 9th सही से नहीं पढ़ा है या 9th में सही से ध्यान नहीं दिया है, वो 9 में सूत्र पढ़ना है। तो जब मैं 9 का वीडियो बनाऊंगा, चल ही रहा है सीरीज में, मैटर पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें सेकंड चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो सूत्र की मैं बात करूँगा। तो जिनको नहीं समझ में आता होगा 9 का लेक्चर जरूर देखिएगा। तो हम दूसरा रिएक्शन स्टेटमेंट लेते हैं, RS फॉर रिएक्शन स्टेटमेंट 2, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, पहला रिएक्टेंट हो गया, इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये दूसरा रिएक्टेंट हुआ। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन दोनों का ऐड कर रहे हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन में दूसरा ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद दोनों रिएक्ट करेंगे। देन तब क्या होता है, ऐड करने के बाद क्या होता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ, लेकिन इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है अलॉन्ग विथ द फॉर्मेशन ऑफ येलो लेड नाइट्रेट,
दिस इज द P2 प्रोडक्ट 2। लेड नाइट्रेट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनता है, नीचे बैठ जाता है। उस बार अवक्षेप के बारे में हम कर चुके हैं पहले, लेकिन इसको कैसे आगे लिखेंगे वो बाद की चीज़ है। फिलहाल हम केमिकल इक्वेशन लिखना सीखते हैं और वर्ड इक्वेशन। तो सब पहला स्टेप में हमने कहा कि वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले रिएक्टेंट R1 हम लिख दिए लेड नाइट्रेट, फिर R2 लिख दिए पोटेशियम आयोडाइड। नाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज पोटेशियम नाइट्रेट and second product formed is lead iodide. Now to write chemical equations, here we write a skeletal or unbalanced chemical equation. This is the second step. A skeleton यानी कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण होगा। तो सबसे पहले हम लेड नाइट्रेट का सूत्र लिख दिए PbNO3 होल ट्वाइस एंड पोटेशियम आयोडाइड का Ki, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 and potassium iodide, lead iodide, this is lead iodide and formula is PbI2। तो यहाँ हमने पहला स्टेप में वर्ड इक्वेशन लिखा और दूसरा स्टेप में हमने केमिकल इक्वेशन लिख डाला। बैलेंस करने के बाद हम आगे बात करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंसेस की प्रक्रिया पर हम आगे जाएंगे। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कैसे हम रिएक्शन स्टेटमेंट से वर्ड इक्वेशन से हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे अनबैलेंस्ड। बैलेंसिंग की प्रक्रिया बाद में। अब हम थोड़ा उल्टा देखते हैं, यानी कि अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है अनबैलेंस्ड तो कैसे हम रिएक्शन स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम लोग रिएक्शन स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, एक रिएक्शन लिया है Fe सॉलिड H2O गैस Fe3O सॉलिड H2, इधर रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड आयरन है और गैस के रूप में वाटर को हम स्टीम कहेंगे। तो सॉलिड आयरन को हम लिख रहे हैं, पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे इससे। तो वर्ड इक्वेशन में है रेड हॉट सॉलिड आयरन। आयरन तो होगा ठोस, लेकिन ये वाटर से तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक इसको गर्म करके एकदम लाल तप्त ना कर दे। हमें जो सॉलिड आयरन लेना है वो रेड हॉट होना चाहिए। और वाटर किस रूप में रहेगा, चूंकि गैस है तो स्टीम के रूप में रहेगा, वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो बन रहा है क्या, इस कंपाउंड का नाम है मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। इसको मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन के दो ऑक्साइड बनते हैं, दोनों का मिश्रण है। आयरन का पहला ऑक्साइड बनेगा फेरस ऑक्साइड और दूसरा बनेगा फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा मिक्स आयरन ऑक्साइड। इसके बाद हाइड्रोजन गैस बन रहा है जो कि बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ इवोल्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन का और यहाँ पे बन रहा है मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे किया ये जा रहा है कि आयरन को लाल तप्त करके उसके ऊपर से स्टीम पास कराया जा रहा है, तब ये रिएक्शन हो रहा है। वही रिएक्शन स्टेटमेंट में हमने लिखा सबसे पहले व्हेन, यहां से शुरू करेंगे, जब स्टीम को हम रेड हॉट आयरन से पास कराते हैं, पास्ड ओवर, ऊपर से पास कराया जाता है लाल तप्त रेड हॉट आयरन से। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, कॉमा दे दिए, देन नहीं, देन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो क्या बनेगा, मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ, लेकिन इसके साथ से एक और काम होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन स्टेटमेंट हुआ। रिएक्शन स्टेटमेंट लिखने के लिए थोड़ा बहुत इक्वेशन के बैकग्राउंड की जानकारी होनी चाहिए, ये पढ़ते पढ़ते आएगा, घबराना नहीं है। धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री कंक्लूड करेंगे लास्ट में, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। इससे ज़्यादा वरीड नहीं होना कि आपने इतना इसको बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया, तो ये आप भी सीख जाओगे। स्टेटमेंट लिखने के लिए मुख्य रूप से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में की कंडीशन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आयरन तो लेंगे, अगर सिंपल आयरन और वाटर का रिएक्शन करेगा तो नहीं रिएक्ट करेगा, उसके लिए आयरन को रेड हॉट करना पड़ेगा, वो स्टीम में बदलना पड़ेगा वाटर को, तब जाके रिएक्शन होगा और बनेगा मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। सो हियर इज द स्टेटमेंट, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब स्टीम को हम रेड हॉट आयरन के ऊपर से पास कराएंगे तो मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन स्टेटमेंट लिखने का। तो एक इक्वेशन हमारे पास CO गैसियस H2 गैसियस CH3OH लिक्विड।
एंड 340 एटमोस्फेयर, एटीएम का मतलब है एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर। ये वायुमंडलीय दाब, 340 वायुमंडलीय दाब चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन होगा। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड इक्वेशन बदलते हैं। तो CO सूत्र है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन H2 सूत्र है हाइड्रोजन का, सॉरी N छूटा हुआ है, हाइड्रोजन। ओके, अब इसमें हम 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब सब्जेक्ट करते हैं, लगाते हैं, सब्जेक्ट मतलब लगाना इस मिक्सचर पे, तो क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल किस रूप में बन रहा है, लिक्विड रूप में बन रहा है। ये दोनों गैस है, वो लिक्विड बन रहा है। अब इतना जानकारी रखने के बाद हम रिएक्शन स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो इन दोनों को मिलाना मतलब मिक्सचर बनाना। तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिक्सचर पे हम क्या कर रहे हैं, 340 एटमॉस्फेयर का दाब लगा रहे हैं। तो इज सब्जेक्टेड टू मतलब लगाना, क्या लगाना, प्रेशर ऑफ 340 एटमॉस्फेयर, 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब इन दोनों के मिक्सचर पर लगाते हैं तो मिथाइल अल्कोहल बनता है। किस रूप में बनता है, तो लिक्विड में बनता है। दिस इज द रिएक्शन स्टेटमेंट। सो थोड़ा थोड़ा इसी सब चीज़ों के जानकारी को जोड़ तोड़ के एक सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जिससे रिएक्शन स्टेटमेंट बनता है। सो द फाइनल रिएक्शन स्टेटमेंट इज व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 340 एटमॉस्फेयर, लिक्विड मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को, मिश्रण पर हम क्या करते हैं, 340 एटमॉस्फेयर वायुमंडल का दाब लगाते हैं, 340 वायुमंडलीय दाब लगाते हैं, आरोपित करते हैं, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, द्रवीय यानी द्रवित मिथाइल अल्कोहल बनता है। द्रव रूप में मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिख दिया, इससे बहुत सारी सूचनाएं मिल सके। जनरली सामान्य रूप से एक केमिकल इक्वेशन क्या देता है, रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम, लेकिन उनके बारे में थोड़ी और सूचना ऐड करना हो तो हम क्या करें। तो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर सकते हैं। और फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हम सॉलिड के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट में एस लिखेंगे, पैरेंथेसिस कहते हैं, ब्रैकेट का दूसरा नाम पैरेंथेसिस भी है। तो राइट एस विद इन पैरेंथेसिस, फॉर लिक्विड राइट एल विद इन पैरेंथेसिस, एंड फॉर गैस राइट जी विद इन पैरेंथेसिस। यानी कि गैस के लिए हम ब्रैकेट में जी लिखेंगे, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में एल लिखेंगे, सॉलिड के लिए ब्रैकेट में एस लिखेंगे। और अगर एक्वस सॉल्यूशन हो, जल में घोल बनाया गया हो, जलीय घोल हो, तो उसके लिए हम ब्रैकेट में ए क्यू लिखेंगे, ए क्यू विद इन पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन हियर, हाइड्रोजन ब्रैकेट में जी है यानी स्टैंड फॉर गैस, तो हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट। Oxygen G within bracket, that is oxygen is gaseous, and there is formation of H2O, water, in which state, liquid state. Now coming to the point, when solid calcium carbonate is heated, delta means heat, आगे हम बात करेंगे फिर फर्दर। तो जब हीट करेंगे तो टूटेगा, बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड, एंड CO2 गैस फॉर्म में रिलीज होगा। अगेन AQ की बात करते हैं, पोटेशियम सल्फेट एक्वस घोल लिए, पानी में घोला हुआ, और इसमें एक पानी में घोला हुआ बेरियम क्लोराइड के घोल को मिला दिए। सो पोटेशियम सल्फेट एक्वस जलीय घोल प्लस BaCl2 एक्वस अगेन जलीय घोल, जब आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बनता है वो जल में नहीं घुलता है, तो नीचे बैठेगा प्रेसिपिटेट के रूप में, आगे हम बात करेंगे इस पर। तो ये बैठ गया, नहीं घुला, मतलब सॉलिड स्टेट में चला गया। तो BaSO4 सॉलिड एंड KCl एक्वस। सो एक्वस सॉल्यूशन को हम AQ से दिखाते हैं, सॉलिड को S से दिखाते हैं, लिक्विड को L से दिखाते हैं और गैसेस को G से दिखाते हैं। लेकिन ये छोटे लेटर में आपको पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखना होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी दूसरा तरीका क्या होगा जिससे हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनावे। तो दूसरा तरीका है शोइंग हीट और एनर्जी चेंजेस, हीट और एनर्जी चेंजेस
ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट या तो एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है। तो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी को हम इक्वेशन में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं समीकरण में। कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज और एनर्जी चेंजेस, केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। यानी एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस के आधार पे या हीट चेंजेस के आधार पे केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के हो जाते हैं। एक वे जिनमें हीट या एनर्जी को रिलीज करते हैं बाहर की ओर, और रिलीज करेंगे तो हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। एक्सो मीन्स होता आउट और थर्मा मीन्स हीट, यानी हीट आउट होगा। एक्सो मीन्स आउट एंड थर्मा मीन्स हीट, तो हीट या एनर्जी आउट होगा। और एंडो मीन्स होता है इन, एंडो मीन्स इन, तो इन मतलब अंदर और थर्मा माने हीट, तो हीट अंदर एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर जाएगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वे रिएक्शंस हैं जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होता है बाहर की ओर, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन है जिसमें हीट या एनर्जी अंदर की ओर एब्जॉर्ब होता है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम प्लस ई प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे समीकरण के। लेकिन अगर एंडोथर्मिक है तो प्लस ई ही लिखेंगे, लेकिन अब लेफ्ट साइड या रिएक्टेंट के साइड में लिखेंगे। सो जब भी हीट चेंज को दिखाना हो तो हम प्लस ई ही उपयोग करेंगे, माइनस ई का उपयोग नहीं होता बाय कन्वेंशन। प्लस ई का उपयोग होता है अगर रिलीज हो रहा है तो राइट साइड, और अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो लेफ्ट साइड। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। तो एनर्जी चेंजेस को दिखाने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको गर्म करते हैं यानी इसको हीट देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमने लेफ्ट साइड में प्लस सी लिखा है। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या बनता है CaO प्लस CO2, यानी हियर प्लस ई इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड। व्हाई रिएक्टेंट साइड? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। चूंकि ये रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए हमने लेफ्ट साइड में या रिएक्टेंट अभिकारक के पक्ष में हमने प्लस ई जोड़ा है। लेकिन एक और एग्जांपल है Fe2O3 सॉलिड एंड फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, और एल्यूमिनियम सॉलिड को हल्का हीट करते हैं साथ में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन बनता है। लेकिन आयरन इतना ज़्यादा इसमें हीट एनर्जी बाहर निकलता है कि आयरन मेल्ट करके लिक्विड बन जाता है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलता है, लगता कम है और निकलता ज़्यादा है। तो इन नेट एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए बैलेंस रूप से, तो क्या कहेंगे? नेट रूप से क्या है? एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, इसलिए इसे हम प्लस ई राइट साइड या प्रोडक्ट के साइड में लिखें। तो यह है एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक है इसलिए हमने क्या किया? लेफ्ट साइड में प्लस ई लगाया, और यह एक्सोथर्मिक इसीलिए हमने राइट साइड में प्लस ई लगाया। आज के लिए इतना ही। हम आगे के वीडियो में बात करेंगे बाकी 2-3 तरीके और हैं जिसके द्वारा हम केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम बाकी अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर आज का लेक्चर मेरा आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो हमारे वीडियो पहुँचे और हमारा मिशन कामयाब हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज पाएँ और अपना करियर बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। ऐसा मेरा मिशन है, एम्बिशन है, लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूर्ति के लिए आप लोग जमकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।